हरे हरे हम 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 हरे हम। परम पावन परमाराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, पिछले सोमवार को हमने एक बहुत ही शानदार टॉपिक पर चर्चा की थी, चित्त और मन। बहुत ही एक गहरा विषय, और इस विषय को समझने के लिए तल्लीनता से कोई चीज हम अगर उसको प्रयोग करते हैं, सुनते हैं, तो उसको समझ में आता है। बहुत ही गहरा विषय है। और चित्त और मन में क्या अंतर है? लोग इसको एक ही समझ लेते हैं, चित्त और मन एक ही है, लेकिन चित्त और मन अलग अलग है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत सुंदर तरीके से इन बातों को समझाया है। उन्हीं बातों पर हम चर्चा करते हुए कुछ प्रैक्टिकल प्रयोग भी हम करेंगे। पिछले सप्ताह हमने मन के बारे में जाना था, मन क्या है। आज चित्त के बारे में बात करेंगे। और चित्त मन का मालिक, हमारा टॉपिक है। मन का मालिक चित्त है। तो ये चित्त मालिक कैसे है, मन नौकर कैसे है, इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे, गहराई से समझेंगे। तो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सविता जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए पहले सविता जी का वेलकम कीजिए। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सबके स्माइलिंग फेस, मुस्कुराते हुए चेहरे दिखने चाहिए। आपके स्माइलिंग फेस दिखते हैं तो क्या होता है, हमें भी एनर्जी मिलती है, हमारा भी आलस दूर हो जाता है। क्या सविता जी? Yes. यस। तो सबके स्माइलिंग फेस अगर दिख जाते हैं तो एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर भी। तो सबसे निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे और मुस्कान के साथ सविता जी का स्वागत। ओम अरहम, ओम अरहम। थैंक यू, सविता बहुत बहुत जी, आभार। आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग, ओम अरहम, ओम अरहम, सुप्रभात। सुप्रभात। इनफैक्ट जैसे आनंदमल सर ने कहा, सबके मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर एक्चुअली में एनर्जी आ जाती है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो जाता है बहुत अच्छे से। तो जैसे पिछला सेशन हमने मन के बारे में बात की और कहा कि मन एक नौकर है, चित्त मालिक है। तो मन किस तरह से नौकर है? प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर हम बहुत पुराने समय में जाएं, राजा महाराजा के टाइम में ईमेल, व्हाट्सएप, लेटर, इवन टेलीग्राम कुछ भी नहीं होता था। तब राजा महाराजा को जब कोई संदेश किसी दूसरे राजा पे भेजना होता था तो वो दूत के हाथों भेजते थे। और जब कोई भी अप्रिय मैसेज या कोई भी ऐसा मैसेज जो कि पूरी की पूरी सभा को प्रिय नहीं होता था, तो ये भी होता था कि इस दूत को मार दिया जाए, क्योंकि संदेश वो लेकर आया है। लेकिन दोनों राजाओं के बीच में एक ऐसी संधि होती थी
कि दूध को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो उसी के चलते वो दूध बचा रहता था, सेफ रहता था। तो वही बात चित्त और मन की है। मन भी सिर्फ और सिर्फ एक नौकर की तरह, दूत की तरह काम करता है, वर्कर की तरह काम करता है। मालिक तो चित्त है। जो चित्त से संदेश आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को अभिव्यक्त करता है। और अभिव्यक्ति के साधन तीन है हमारे पास: शरीर, मन और वाणी। शरीर तो विजिबल है, जिस तरह के भी एक्शंस करते हैं वो सब हमें दिखाई देते हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, वो सब इजीली मैनेज होता है। वाणी भी एक्सप्रेस हो जाती है और हर वक्त कहने को एक्टिवेट भी रहती है, नहीं भी रहती है। बोलते हैं तब तो सबको दिखाई दे रहा है कि हाँ हम बोल रहे हैं, वाणी एक्टिवेटेड है। वाणी के थ्रू जो भी भीतर से आ रहा है वो एक्सप्रेस हो पा रहा है। जब हम सोचते हैं तब भी वाणी काम कर रही होती है। इवन सो रहे होते हैं तब भी अप्रत्यक्ष रूप से जैसे स्वप्न आते हैं, वो भी उस वक्त भी हमारा स्वर यंत्र वाणी एक्टिवेटेड रहता है। मन, मन को तो जैसे हमने पहले भी जाना, ये तो हर वक्त बेलगाम घोड़े की तरह कहीं से कहीं घूमता फिरता रहता है। तो मन के बारे में जैसे हमने कुछ चीजें, कुछ बातें जानी, जैसे हमारा टॉपिक भी है आज चित्त और मन का ही सेकंड पार्ट, कि जो चित्त है वो किस तरह से मालिक है। तो मन के बारे में हमने जो बातें जानी थी उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि संकल्प विकल्प, अतीत की स्मृति जो करता है उसका नाम है मन। जो भविष्य की कल्पना करता है उसका नाम है मन। यही बातें हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस भी की थी। वर्तमान का चिंतन करता है उसका नाम है मन। ये तीनों इनफैक्ट मन को चंचल ही बनाते हैं। तो मन क्योंकि चंचल है, उसको सिर्फ और सिर्फ एकाग्र किया जा सकता है एक आलंबन पर। स्थिर नहीं किया जा सकता, स्थिर नहीं हो पाता है। स्थिर हमें चित्त को करना है। तो मन को केवल आलंबन लेकर, चाहे हमने श्वास का आलंबन लिया, चाहे अनिमेष प्रेक्षा की, चाहे एक एक चैतन्य केंद्र को देखा, कलर्स को देखा, एक तरह से मन को एकाग्र किया जाता है। चाहे एक ही भाव पर देख अपने आप को एकाग्र किया, मंत्र पर एकाग्र किया, तो एकाग्रता बढ़ती है मन की। और मन का कई बार ये भी होता है कि मन है कहाँ। क्या वो हृदय में है, मस्तिष्क में है, या पूरे शरीर में है? इनफैक्ट क्या सोचते हैं आपके वो कहाँ होगा? यस, सुचिता जी के एक्शन से पता लग रहा है कि पूरे शरीर में है। इनफैक्ट मन हमारे पूरे शरीर में है। अब एक बार जानते हैं कि हमारे तीन शरीर, हालांकि यहाँ पर सभी लोग जुड़े हुए हैं, मैक्सिमम लोग हो सकता है जानते भी होंगे कि हमारे कितने शरीर हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। क्योंकि जब हमें चित्त को समझना है तो शरीर को समझना है, और किस तरह से चित्त की रश्मियां भीतर से आकर शरीर पर काम करती हैं। ग्रॉस बॉडी, ये जो हमारा स्थूल शरीर, इसे हम सब लोग देख पाते हैं, सब लोग जानते हैं। तो इसी को कहा जाता है स्थूल शरीर। यही है जो बाहरी जगत के कांटेक्ट में आता है। मीन्स हर तरह से विजिबल है, हड्डियां, मांस, मज्जा। तो एक तरह से ये विजिबल है, इसीलिए इसको स्थूल शरीर कहा गया है, ग्रॉस बॉडी कहा गया है। इसके भीतर सटल बॉडी, जिसे कि तेजस शरीर कहते हैं, जो कि
कार्बन शरीर और स्थूल शरीर के बीच का सेतु भी है, ब्रिज बनता है। ये ल्यूमिनस, लाइक एक तरह से चमकदार शरीर है, इलेक्ट्रिक बॉडी है। यहां से हर वक्त तेजस्विता निकलती रहती है। प्रकट स्थूल शरीर के थ्रू ही होती हैं सभी चीजें। तो उसी को समझेंगे कि स्थूल शरीर के थ्रू ही किस तरह से इनकी रश्मियां प्रकट होती हैं। तो और भीतर जाते हैं तो कौन सा शरीर आ जाता है? कार्बन शरीर। कार्बन शरीर जो कि एक तरह से हमारे पूरे शरीर का बेस है, कर्म, जिनके आधार पर ही हमारा पूरा शरीर काम करता है। लाइक स्थूल शरीर पर उसी के प्रकंपन पहुंचते हैं और उसी के बेसिस पर स्थूल शरीर, मन, चित्त से जो रश्मियां निकली वो मन तक पहुंची, शरीर तक पहुंची, वाणी तक पहुंची और उसी की अभिव्यक्ति होती है। यहीं पर हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। नॉट ओनली ऑफ दिस जन्म, इवन यू कैन से पिछले जन्मों का भी जो कर्म हमारा है उसी के हिसाब से हमारा पूरा जीवन चलता रहता है। इनफैक्ट जैसे मेमोरी की भी हमने बात की थी कि पूरे का पूरा मेमोरी बैंक है, डेटा है, जिसके बेसिस पर ये शरीर काम करते हैं। एक एक सेल हमारे शरीर का जन्मों की मेमोरी लेकर आया हुआ है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंगली हमारा स्थूल शरीर काम करता है। तो अब इन तीनों से भी और अंदर अगर जाते हैं तो क्या है? आत्मा, चित्त, चेतना, जिससे कि ये शरीर काम करता है। अल्टीमेटली शरीर काम तो चेतना से ही करता है। चित्त, चेतना और शरीर, लाइक इन दोनों का योग। क्या अकेला शरीर काम कर सकता है? नॉट एट ऑल। अकेली चेतना काम कर सकती है? नॉट एट ऑल। इनफैक्ट दोनों का योग ही इस शरीर को कार्य करने के काबिल बनाता है, लायक बनाता है। आत्मा निकल जाती है तो सिर्फ बॉडी रह जाती है, तो वो क्या कुछ कर पाती है? कुछ भी नहीं कर पाती। तो इसलिए शरीर के भीतर आत्मा का योग होता है, तभी शरीर की सभी एक्टिविटीज चल पाती हैं। तो अब ये जो चित्त है और आत्मा है, ये किस तरह से काम करते हैं, कैसे हमारे शरीर तक, क्रिया तंत्र तक पहुंचती है? तो ये तो हमने जाना कि आत्मा तो है। अब आत्मा के चारों ओर एक कर्म शरीर, कार्बन शरीर रहता है। मीन्स एक लेयर है हमारी आत्मा के चारों ओर हमारे कर्मों की। तो आत्मा से जब प्रकंपन बाहर की ओर निकलते हैं, आत्मा इज ऑलवेज प्योर। ये कहा भी जाता है कि सोल इज ऑलवेज प्योर। वो पवित्र है, शांत है, आनंदमय है। जो भी गुण होते हैं, पवित्र गुण, वो सारे के सारे आत्मा में है। अब वो बाहर आते आते किस तरह से चेंज हो जाते हैं, वही सारा प्रोसेस है चित्त के थ्रू शरीर तक कैसे पहुंचते हैं। तो आत्मा में जो चित्त की रश्मियां, जैसे सूरज की किरणें होती है, इसी तरह आत्मा की भी बहुत रोशनी है, बहुत प्रकाश है। वो भी अलग अलग डायरेक्शन में उसकी रश्मियां निकलती हैं। जैसे सूरज की भी रश्मियां हर जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, सबके ऊपर गिरती हैं। इन द सेम वे आत्मा की रश्मियां भी शरीर के भीतर एक एक सेल के ऊपर गिर रही है। तो अब जैसे सूरज के चारों ओर अगर बादल आ जाता है तो क्या सूरज की जो अपनी आभा है वो कम हो जाती है? सूरज तो है ही, लेकिन उसकी जो किरणें हम तक पहुंच रही थी, जिस तरह से पहले पहुंच रही थी, उतनी प्रकाश में नहीं पहुंच पाती।
उसी तरह जब आत्मा के चारों ओर कषाय का जो ये कर्म शरीर का एक वलय आ जाता है, मीन्स उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, तो आत्मा के जो गुण है वो उस प्योरिफाइड फॉर्म में हमारे तक नहीं पहुंच पाते हैं, मीन्स शरीर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो दैट मीन्स वो वहां पर थोड़े से पोल्यूटेड हो गए, कार्बन शरीर से, हमारी कर्म से वो वहां पर पोल्यूटेड हो जाते हैं और उसके साथ वो बाहर निकलते हैं। तो जब वो बाहर आते हैं कर्म शरीर को क्रॉस करके, उसे कहा जाता है अध्यवसाय। ये एक नाम रख दिया गया है। जैसे आप कहें कि नाक को नाक क्यों कहते हैं, नाक उसका नाम रख दिया गया है। इसी तरह जैसे ही चेतना की रश्मियां निकलकर कर्म शरीर को क्रॉस करती हैं, उस पॉइंट को, उस एरिया को अध्यवसाय का नाम दे दिया गया है। आई होप यहां तक हर चीज क्लियर हो गई होगी। अब यही रश्मियां और आगे बढ़ती, मतलब अध्यवसाय चित्त बन गया है, लाइक चित्त चेतना की रश्मियां बाहर निकली, उसने क्रिएट किया अध्यवसाय। अब यही रश्मियां और आगे बढ़ रही है, अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही हैं। कोई डायरेक्ट शरीर तक पहुंच रही है, कोई एंडोक्राइन ग्लैंड्स तक पहुंच रही है। इस तरह से अलग अलग बहुत सारी डायरेक्शंस में जाती हैं। हमारी नॉलेज तो अभी बहुत ही कम है, शरीर के भीतर क्या क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, नोबडी नोज। बट जितना जितना ज्ञान जहां जहां से मिलता जाता है, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अध्यवसाय की रश्मियां आगे की ओर बढ़ी, उसने तेजस शरीर को टच किया। पहले उसने कार्बन शरीर को टच किया, अब उसने तेजस शरीर को टच किया। जैसे ही उसने तेजस शरीर को टच किया, वहां पर लेश्या का चित्त बनता है, भाव चित्त बनता है। तो ये नाम अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग हैं, बट वही किरणें, वही रश्मियां, वही तेज भीतर से आ रहा है। काले की दृष्टि से और जगह स्थान की दृष्टि से उनके नाम रख दिए गए हैं, ताकि हमें भी समझना आसान हो जाए। तो अब जब वो तेजस शरीर को उसने छुआ, टच किया, तो वहां पे भाव बनने शुरू हुए। एंड भाव जो बनते हैं वो एंडोक्रीन ग्लैंड्स पर प्रभाव डालती हैं, मींस वहां से रसायन निकलने शुरू हो जाते हैं। जिस तरह के रसायन निकले उस तरह के भाव बने, जिस तरह के भाव बने उस तरह के रसायन निकलने शुरू हो गए। मींस हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, ग्रंथि तंत्र पूरी तरह से प्रभावित होना शुरू हो जाता है। एंड कुछ रश्मियां सीधी जो और आगे स्थूल शरीर तक पहुंची, वो डायरेक्टली हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है। मींस जो तेजस शरीर तक आई, उसने हमें आगे बढ़ने पर एंडोक्रीन ग्लैंड्स को इफेक्ट किया, और जो डायरेक्ट शरीर लाइक मस्तिष्क तक पहुंची, वो हमारे नर्वस सिस्टम हाइपोथैलेमस थैलेमस पर डायरेक्ट इफेक्ट डालती है। तो इस तरह से नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू ही पूरे की पूरे शरीर की एक्टिविटीज चलती हैं। मींस जो तरंग भीतर से आई, उसी के अकॉर्डिंगली चित्त जब वो शरीर पे पहुंच गई, मीन्स सबसे पहले कार्बन शरीर को क्रॉस किया तो अध्यवसाय चित्त बना, तेजस शरीर को छुआ तो वो बना लेश्या चित्त या भाव चित्त, और जैसे ही उसने स्थूल शरीर को टच किया, स्थूल शरीर को पहुंचा, तब वो बना चित्त, जिसे हम कहते हैं स्थूल चित्त, मन,
यहाँ पर आकर मन एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। आई होप ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। और अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन भी है तो प्लीज अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। तो अब चित्त पर पहुंचने के बाद मस्तिष्क और एंडोक्रिन ग्लैंड्स दोनों ने मिलके काम करना शुरू किया। इनफैक्ट तो देखा जाए, पहले भाव बनता है, फिर विचार बनता है। जिस तरह के भाव भीतर से आते हैं, उसी तरह से हम काम करना शुरू कर देते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हमारा मन काम करता है। जैसे स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल भी दिया कि दूत है, वो एक नौकर है, मालिक तो पीछे है, और सारा का सारा दोष तो हमेशा मन को ही दिया जाता है। जो दूत मैसेज लेकर आया, उसी के ऊपर पूरा दोष दिया जाता है कि इस ये लेकर आया है, इसी को खत्म करना है, लेकिन आ तो पीछे से रहा है। तो जिस तरह के हमारे कर्म हैं, उसी तरह से वो प्रकंपन भीतर हर वक्त प्रकंपन हो रहे हैं। तेजस शरीर पर और कार्बन शरीर पर हर वक्त प्रकंपन हो रहे हैं, चाहे वो स्थूल शरीर तक पहुंचे या ना पहुंचे, हमें विजिबल है या नहीं है, वो प्रकंपन हर वक्त हो रहे हैं। एक मिनट। हाँ, तो इस तरह हमने ये देखा, ये तीन और औदारिक शरीर। कार्बन शरीर अगर सिंपल भाषा में देखें तो दैट इज कर्म शरीर। तेजस शरीर जैसे हमने अभी जाना, वो ल्यूमिनस बॉडी, विद्युत शरीर। और औदारिक शरीर ये फिजिकल बॉडी जो विजिबल है, जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं। और इसी में हमने ये भी जाना कि इन तीनों स्टेजेस पर चित्त के नाम भी अलग अलग हैं। जो चेतना भीतर से चली, वो जब कर्म शरीर के कांटेक्ट में आई तो दैट इज अध्यवसाय। जब वो तेजस शरीर के कांटेक्ट में आई तो लेश्या, भाव, चित्त, चेतना। और जब वो इस स्थूल शरीर के कांटेक्ट में आई तो दैट इज चित्त, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चित्त है क्या। तो एक्चुअली में जैसे अभी भी मैंने बताया कि भीतर हर वक्त प्रकंपन हो रहे हैं, चाहे वो कर्म शरीर है, चाहे वो तेजस शरीर है, चाहे वो स्थूल शरीर तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, लेकिन प्रकंपन तो हो ही रहे हैं। किस रूप में कहां तक पहुंचते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हमारा शरीर, मन और वाणी अकॉर्डिंगली ही एक्टिवेट होता है और अपना कर्म करता है, कार्य करता है। मीन्स जब वो निकल कर तेजस शरीर तक पहुंचा तो एंडोक्रीन सिस्टम को उसने एक्टिवेट किया, भावों का निर्माण किया, रसायन निकले, रसायन के अकॉर्डिंगली ही हमारे शरीर ने एक्शन ले लिया। चाहे वो शरीर के थ्रू आया, चाहे मन के थ्रू आया, चाहे वाणी के थ्रू आया, बट मन हर वक्त एक्टिवेटेड रहता है। और जब वो प्रकंपन हमारे मस्तिष्क तक, मस्तिष्क ने उसको जाना, ज्ञान, वहां से ज्ञान आया, और उसके अकॉर्डिंगली ही मस्तिष्क ने काम करना शुरू किया। तो मस्तिष्क का, एंडोक्राइन सिस्टम का, भावों का, सबका आपस में तालमेल रहता है, जिसके अकॉर्डिंगली ही हर एक्टिविटी हमारी चलती रहती है। तो काफी हद तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये पूरा आंतरिक जगत है। आंतरिक जगत में तेजस शरीर और कार्बन शरीर आ जाता है, बाहरी जगत में स्थूल शरीर आ जाता है। तो अंदर के प्रकंपन की जो अभिव्यक्ति है, वो सारी की सारी स्थूल शरीर पर ही होती है।
अशोक जी कुछ कहना चाहते हैं? यस। जय जिनेन्द्र। अपने जब ध्यान या कायस्वर करते हैं तो शरीर में अपन को स्पंदन कंपन महसूस होते हैं, क्या वही अपने देखने के होते हैं या वही उसका रहता है? यस, वही देखने होते हैं, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ शरीर के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान में भीतर जाना शुरू हो जाते हैं तो वही प्रकंपन हमारे पकड़ में आने शुरू हो जाते हैं, और वही वाइब्रेशंस जैसे जैसे दिखती चली जाती हैं, और अल्टीमेट टारगेट ध्यान का ये रहता है प्रकंपन से अप्रकंपन की ओर। जितना गहरा ध्यान होता चला जाता है, हालांकि उस स्टेज तक हम लोग रियलाइज कोई भी नहीं कर पाया होगा, प्रकंपन तो अब पकड़ में आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली प्रकंपन से अप्रकंपन की स्टेज तक भी पहुंचना है। और जब हम भीतर के प्रकंपन देख रहे होते हैं तो बाहर के प्रकंपन नहीं फील होते हैं, लाइक खुजली हो रही है, दर्द हो रहा है, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। अंदर की ही झंझनाहट, सरसराहट, वाइब्रेशंस जो भी होती हैं वो ही पकड़ में आती चली जाती। आई होप क्लियर। हाँ, बहुत सुंदर तरीके से आपने चित्त के बारे में बताया। अशोक जी, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम और अच्छे से समझ सकते हैं। आजकल देखिए, कंप्यूटर लैपटॉप का जमाना है। सबके घर में कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल आदि तो सबके घर पे रहता ही है ना आजकल, उसके बिना तो काम चलता ही नहीं है। आप एक कंप्यूटर खरीदा आपने, कंप्यूटर खरीदने से क्या वो काम करना शुरू कर देगा? कंप्यूटर लेके आ गए आप, वो कंप्यूटर ला के घर पे रख लिया, लेकिन जब तक उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बुला के हम सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। ये चीज हम समझते हैं ना कि नहीं? तो यस। जो कंप्यूटर है वो हार्डवेयर है, हार्डवेयर है, लेकिन उसको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर जो काम करता है वो चित्त है। यस, वो चित्त है। बिल्कुल इस सही। चीज को समझना है कि चित्त है वो जब तक उसमें है, हार्डवेयर तब तक काम नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर सॉफ्टवेयर अपन उसमें अपडेट नहीं करते हैं। तो उसी को अपने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझना है कि चित्त क्या है, कैसे हमारे शरीर को प्रभावित करता है। तो अभी और कोई जिज्ञासा हो तो ठीक है, नहीं तो हम प्रैक्टिकल प्रयोग कर लें पहले, या बाद में करें प्रैक्टिकल? आपसे पहले प्रश्नोत्तरी ले लेते हैं। यस, यस, जिज्ञासा कोई हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। आई सुचिता होप। जी, कुछ पूछना है आपको? हैंड राइज। नहीं। शशि जी, ये शशि जी कुछ पूछना चाहती है। शशि जी बोलिए। अनम्यूट ऑप्शन दिया है शशि जी आपको। जो हमारा कार्बन शरीर है वही हमारा सॉफ्टवेयर हुआ ना? एक्चुअली आत्मा जो है वो सॉफ्टवेयर हुआ, वहां से प्रकंपन निकल के बाहर आ रहे हैं। जब सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर तो देखिए। हमने ही फीड किया ना, आत्मा में तो सब कुछ पवित्र था, सब हम्म, कुछ। तो कार्बन शरीर और तेजस शरीर जब साथ में मिले तब हमारा सॉफ्टवेयर बना ना। देखिए सब सॉफ्टवेयर इसको तो चीज। हमने बनाया, हम्म। तो तेजस और कार्बन दोनों शरीर जब रह गए वो हमारा सॉफ्टवेयर हुआ ना। जो भाव जो निकलते हैं अंदर से, अभी हमने चित्र के द्वारा देखा ना, जब भाव होते हैं उसी के आधार पर हमारा स्वभाव होता है, उसी के आधार पर हम काम करते हैं। तो ये जो भाव जो अंदर से आ रहे हैं, आप कह सकते हो ये बात बिल्कुल ठीक है, जो भाव है वो हमें प्रभावित करता है। तो हम भाव को भी कह सकते वो हैं। तो लेस्टिया हो गया ना सर। हाँ, लेस्या। लेस्टिया भी तो भाव है ना। बिल्कुल। अच्छे तो बात है, अच्छे कार्बन और जैसे। तेजस शरीर साथ जाता है जब हाँ हमारा जाता। टूटता है तभी भी। तो बिल्कुल ये मुझे लगता है ये दोनों ही सॉफ्टवेयर का काम करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अब देखिए, इसमें एक चीज और है। देखिए, हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बुला के सॉफ्टवेयर अपलोड भी कर दिया, लेकिन जब तक इंटरनेट चालू नहीं करोगे तो क्या होगा? हाँ, तब तक काम आजकल करेगा बगैर नहीं वो। इंटरनेट तो काम होगा नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। तो सबसे मूल में जो है वो इंटरनेट जो उसके अंदर चलाने वाला है, तो उसको अपन सॉफ्टवेयर भी डाल दिया और मशीन खरीद के भी लिया है, टॉप कंप्यूटर ले आए।
और सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बुला के उसमें अपलोड भी सब कुछ कर दिया, लेकिन जब तक इंटरनेट चालू नहीं रहेगा तो वो इंटरनेट है आत्मा। Yes, सब अपना अपना काम करते हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट दोनों तीनों चीजें मिलके काम, अब जैसे आनंदमल सर ने भी बताया कि जब तक आत्मा है, इंटरनेट है, आत्मा अगर नहीं होगी तो शरीर अकेला तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ आत्मा, तेजस शरीर, कार्बन शरीर कह सकते हो, बट आत्मा तो चाहिए ही, यस। तभी शरीर पर सब कुछ अभिव्यक्त होगा। सिर्फ तेजस शरीर और सिर्फ कार्बन शरीर कुछ नहीं कर सकता है। नहीं, आत्मा साथ लेकर चलती है हाँ। ना। हाँ जी, ठीक। तो बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल के थ्रू हमारी चीजें बातें समझ में आ रही है। अमित जी कुछ पूछना है आपको? अमित जी दुगड़ अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। और कई बार क्या होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोगों को सारी चीजें पता हो। इसी तरह से कन्वर्सेशन से भी बहुत चीजें बाहर आती हैं और नए नए आइडियाज भी मिलते हैं। ये अध्यावसाय क्या है? अध्यवसाय, जैसे मैंने बोला कि वो एक बस नाम रख दिया गया है समझने के लिए। चित्त की रश्मियां जब बाहर निकली तो उसके चारों ओर एक कषाय का वलय, एक सर्कल है कह लो। जैसे जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि सूरज की किरणें निकल रही हैं और उसके ऊपर बादल आ जाते हैं, तो वो उतनी क्लियर किरणें हमारे तक नहीं पहुंच पाती हैं। इन द सेम वे आत्मा, चित्त की जब रश्मियां, किरणें कह लो, बाहर निकलती हैं तो उसको एक बार कर्म शरीर का वो घेर लेता है। तो अब जब वो बाहर निकली तो उसका नाम रख दिया गया। जब उसके कांटेक्ट में आई तो समझाने के पर्पज से उसका नाम रख दिया गया कि ये अध्यवसाय है। ठीक। अब जब तेजस शरीर के कांटेक्ट में आई तो उसका नाम रख दिया गया लिशा। अब जब वो स्थूल शरीर के कांटेक्ट में आई तो उसका नाम रख दिया गया चित्त। चित्त के ही अलग अलग नाम है। वो अध्यवसाय चित्त है, वो निश्चय चित्त है, और वो चित्त है, स्थूल चित्त है। एक एग्जांपल मैं बीच बीच में और दिया करता हूँ। जैसे धर लीजिए एक दीपक जल रहा है, दीपक जल रहा है, उसके ऊपर हमने एक लोहे का कवर, कढ़ाई जैसा रख दिया, तो क्या होगा? बुझ जाएगा, प्रकाश बाहर आ पाएगा क्या? बुझ भी जाएगा जी, दीपक बुझ भी जाएगा, बुझ भी जाएगा पूरा अगर ढक दिया तो। उसमें अगर हम 2-3 छेद कर देते हैं कढ़ाई में तो उस छेद में से रश्मियां बाहर निकलेगी, थोड़ी थोड़ी। निकलेगी ना? दीपक के में से रश्मियां बाहर आएगी। तो वो जो रश्मियां बाहर आ रही है, इसी तरह जगह हमारा आत्मा के ऊपर एक कवर आ गया है, उसमें से वो रश्मियां छन के बाहर आ रही है। अब अपन ने छोटे छोटे अगर छेद बनाए कढ़ाई में तो थोड़ी रश्मियां आएगी, और उसी छेद को आप बड़े करोगे या ज्यादा छेद करोगे तो रश्मियां ज्यादा बाहर निकलेगी। जितने ही हमारे होल जो है छेद बड़े होंगे, यानी मैं वो पर्दा जो लगा आया हुआ है उसको हम पतला करते जाएंगे और रश्मियां ज्यादा बाहर आनी शुरू हो जाती है। तो हम ध्यान करते हैं तो क्या करते हैं, जो ये जो हमारे जो छेद है ना, उन छेद को हम बड़ा कर देते हैं ध्यान के द्वारा। छेद बड़ा करने से क्या, हमारा कार्बन शरीर है तो हल्का होने लग जाता है। पहले जमाने में आपने देखा होगा, थिएटरों में जाते थे हम लोग, पिक्चर हॉल में एक काला पर्दा दरवाजे पे लगा हुआ होता था, काला पर्दा होता था। बाहर की धूप, उस रोशनी अंदर नहीं आती थी, अंदर पूरा अंधेरा होता था। ऐसा लग रहा है अब रात रात का समय, लेकिन दिन में भी अंदर अंधेरा होता था। किस लिए? कि वो काला पर्दा दरवाजे पे लगा हुआ है, रोशनी नहीं अंदर आ नहीं पा रही है। वो पर्दा अगर पतला होगा तो क्या होगा, कुछ रोशनी आएगी। पर्दा अगर गहरा थिक होगा तो रोशनी अंदर बिल्कुल नहीं आ पाएगी। तो ये जो पर्दे को पतला करने का काम है वो ध्यान करता है, वो ध्यान करता है। धीरे धीरे उसको हम पतला करते जाते हैं तो रोशनी छन छन के जैसे बाहर निकलती है, तो हमारा कार्बन शरीर जो है वो बिल्कुल पतला होते होते फिर जो चित्त की रश्मियां निकलती है बाहर, अच्छी से निकलनी शुरू हो जाती है। तो इस चीज को एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जा सकता है। ध्यान हमें क्यों करना चाहिए कि हमारा जो कार्बन शरीर है, उस कार्बन शरीर में जो प्रकाश जो अंदर बाहर से उसको रोक रहा है, उसको पतला करेंगे कार्बन शरीर के प्रभाव को, तो रश्मियां, शुद्ध रश्मियां बाहर आनी शुरू हो जाएगी। यस,
बिल्कुल सही। ये कर्म तो अपने पूर्व जन्म के कर्म भी बिल्कुल, साथ पूर्व में जन्म करते के हैं। भी हो सकते हैं, इस जन्म के भी हो सकते हैं। हम जैसे कर्म कर रहे हैं, पूर्व जन्म के कर्म कर्म हमारे साथ चलते हैं अगले जन्म में, तो पूर्व जन्म के किए हुए कर्म भी हो सकते हैं, इस जन्म के कर्म भी हो सकते हैं, और कर्म के आधार पर ही हमारी लेस्याएं बनती है। इस बात को हमने लेस्या ध्यान के प्रयोग में समझा भी था, जाना भी था। तो बहुत ही गहरा विषय है। इसको जितना इसके ऊपर चिंतन किया जाए उतने ही इसमें रहस्य उद्घाटित होते हैं। तो गुरुदेव ने बहुत सुंदर तरीके से बताया भी है, और सविता जी का बताने का तरीका, समझाने का तरीका इतना बहुत अच्छा। शानदार है कि बिल्कुल समझ में आ जाती है, कोई भी बात आसानी सही से बात। हमें समझ में आ जाती है। ओ ना, महाराज। इसमें हाँ तो मैं हाँ। दो राय नहीं है। इनफैक्ट जैसे अगर नदी का भी एग्जांपल लिया जाए, नदी की विड्थ पूरी है लेकिन कई बार वो आगे जाके कई ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो वो धारा कम हो जाती है। बिल्कुल। तो सेम आत्मा भी जब वो कई जगह पे बिखर जाती है तो वो कम हो गई। सूरज की किरणें हैं, उनको भी कंसंट्रेट किया जाता है। तो इसी तरह ध्यान के द्वारा, ध्यान के ही अलग अलग प्रयोग जब किए जाते हैं, तब हम उन रश्मियों को इकट्ठा कर पाते हैं। लाइक कंसंट्रेट किया मन को, बट भीतर से चित्त हमारा स्थिर होना क्योंकि भीतर से ही सब कुछ आ रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी भीतर ही चाहिए। तो ध्यान के प्रयोगों से भीतर चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं, रसायनों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, भाव बदले, व्यवहार बदला, तभी हम जो भी काम करते हैं हमारी हर एक्टिविटी में परिवर्तन आता चला जाता है। और तभी ये भी बार बार कहा जाता है, थिंक पॉजिटिव, फील पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, वी विल डेफिनेटली गेट पॉजिटिव। तो देखिए, हमारी डे टू डे लाइफ में हमें आदत होती है नेगेटिव सोचने की, नेगेटिव करने की, क्योंकि हम बाहरी दुनिया से जुड़े रहते हैं। वो थॉट आया, लेकिन अब हमें शिफ्ट करने की आदत पड़ जानी चाहिए। 1 सेकंड के लिए वो थॉट आया, मैक्सिमम 1 मिनट तक टिकना चाहिए। हमारी आदत हो जानी चाहिए कि हम इमिजिएटली किसी पॉजिटिव भाव पर अपने आप को शिफ्ट कर सकें। उसका काम है आना, हमारा काम है शिफ्ट करना। तो यही जैसे जैसे हमारा ध्यान बढ़ता चला जाता है, तो हमारा ये शिफ्टिंग प्रोसेस भी काफी स्ट्रांग होता चला जाता है। तो ध्यान हमें इसी तरह की आदतें बनाना सिखाता है। बेसिकली हमारी आदतों में ही परिवर्तन आता है, जिससे हमारे भावों में, विचारों में, व्यवहार में, स्वभाव में, हर जगह पे परिवर्तन आता चला जाता है। और आई होप काफी कुछ क्लियर हुआ बिल्कुल। भी होगा। तो अभी प्रैक्टिकल प्रयोग किया जाए, 15 मिनट का समय है हमारे पास। राइट। आज हम अभी तक देखिए, हम दीर्घ श्वास के भी कई बार प्रयोग कर चुके हैं और समवृत्ति श्वास का भी प्रयोग किया है। हम सिर्फ और सिर्फ सहज श्वास का ही प्रयोग लेंगे, क्योंकि दिन भर हमारा सहज श्वास होता है, उसी को देखने की आदत हमने बनानी है। और वो सहज श्वास भी, क्योंकि हम ये जो दीर्घ श्वास की भी अक्सर प्रयोग करते रहते हैं, तो वो कम से कम हमारा 5 की गिनती तक सहज श्वास भी होते जाना चाहिए। तो करेंगे सहज श्वास ही, चाहे वो 2 की गिनती तक आए, चाहे 4 की गिनती तक आए, चाहे 5 की गिनती तक आए। हमें श्वास के साथ कहीं पे भी कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, रोकने में भी नो जबरदस्ती। सिर्फ सहज कुंभक को विजुअलाइज करना है, और सहज कुंभक भी होता है, चाहे वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हो, चाहे वो 1 सेकंड का भी नहीं है। लेकिन जब सहज श्वास चल रहा होता है तो सहज कुंभक भी आता है। वही स्टेज जो होती है वो निर्विचारता की स्टेज होती है। तो सहज कुंभक को लेते हुए भी रियलाइज करना है और छोड़ते हुए भी रियलाइज करना है। तो हमारे पास
20 मिनट्स सहज श्वास, जैसे हम कहते हैं वो यू टर्न लेते हैं ना अपन, वो यू टर्न का पॉइंट है ये, वो पॉइंट है यू टर्न। जैसे ही आगे श्वास लिया और वापस छोड़ा, तो ये जो यू टर्न वाला पॉइंट है वो बिल्कुल सहज कुंभक की बात आप जो कह रहे हो, मेरी दृष्टि से वही पॉइंट है। और वहां पे आप बिल्कुल थोड़ा सा समय लगता है, तो उस पॉइंट को अपन जब तक समझेंगे, सहज कुंभक, वो सहज कुंभक जो है वही है। जब हम देखने की आदत डाल लेते हैं तो हमें वो दिखना भी शुरू होता है। शुरू में हो सकते हैं लगे कि है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा वो सहज कुंभक हमें रियलाइज होना शुरू हो जाता है, अनुभव में आना शुरू हो जाता है। तो एक बार, 3 बार इनफैक्ट, ताड़ासन, दोनों हाथों को लॉक करते हुए ऊपर की ओर पूरी तरह से खींच दे, कंधे कमर पूरा खिंचाव। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं। फिर से श्वास लें, हाथ ऊपर की ओर पूरा खिंचाव दे दें, पीछे की ओर भी जाएं, रिलैक्स्ड फील करें। एक बार और, श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, राइट, लेफ्ट, जितनी भी शरीर की अकड़न जकड़न सुस्ती पूरी तरह से अंगड़ाई को लेकर निकाल दें। एक तरह से बैठे बैठे भी जो शरीर में अकड़न आ गई थी वो पूरी इस क्रिया से दूर हो गई है, पूरा शरीर एक्टिवेट हो गया है। तो अब जिस भी आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सके, आसन का चुनाव। कम गर्दन सीधी रहे, दोनों हाथ वीतराग मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। पूरे ध्यान काल तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। 3 बार अरहा श्वास लें। शांत प्रकंपनों का अनुभव। संपेक्षै अपग आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें। संकल्प का एक एक शब्द रियलाइज करें, आत्मसात करें। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ।
शरीर को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स्ड फील करें, स्टैचू की तरह फील करें, अडोल। पूरा शरीर भीतर तक, मसल्स, हड्डियां, एक एक सेल शिथिल हो जाए, रिलैक्स हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। ढीला छोड़े, कंधे ढीले, हिप्स को ढीला छोड़े, घुटने को ढीला छोड़े, आई बॉल्स ढीली छोड़े, पूरी तरह से शरीर रिलैक्स, शांत, शिथिल। चित्त को अपने श्वास पर टिका दें। सहज श्वास, जिस तरह से भी श्वास आ रहा है, जा रहा है, केवल देखें, ऑब्जर्व करें। पूरा ध्यान श्वास को देखने में लगा दें। प्रत्येक श्वास के लेने और छोड़ने के बीच के कुंभक को विजुअलाइज करें। छोटा सा पल, यही निर्विचारता का पल है। केवल श्वास। पूरा ध्यान आते जाते श्वास के साथ कुंभक पर, सहज कुंभक। जब हम देखते हैं तो अनुभव में आता है। धीरे धीरे देखते देखते ही कुंभक का समय भी बढ़ता है। क्योंकि अब वो पकड़ में आ रहा है।
प्रयत्न रहित श्वास चलता रहे। केवल श्वास पर चित्त को टिका दें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता। चित्त ने मन को कहा श्वास को पकड़ ले। केवल श्वास को देखें। सहज श्वास चलता रहे। जिस तरह का भाव भीतर से आता है, मन उसी तरह काम करने लगता है। चित्त को श्वास पर टिका दें। मन भी श्वास पर एकाग्र। चित्त के माध्यम से श्वास को देखें। धीरे धीरे अपने आप को बाहरी एटमॉस्फेयर से जोड़ें। शांति और आनंद का अनुभव करते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए अपने आप को बाहरी एटमॉस्फेयर से जोड़ें।
एक बार शरण सूत्र, दोनों हाथ जुड़े हुए। अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि। हथेलियां आंखों पर, हथेलियों से आंखों पर कप बनाकर अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं। उंगलियों से रोशनी आने दें। हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएं। ओम ऐसा। योग करते हुए भी देखा होगा, चित्त को ही लेकर जाया जाता है। तो चित्त के माध्यम से ही हमें अपने भीतर की चेंजेस लेकर आनी है। चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग किया जा रहा है। तो चित्त ही है जिसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है। भीतर से ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो बाहर अपने आप अभिव्यक्त होना शुरू हो जाता है। तो यही है, चित्त और मन देखने में हमें एक लगते हैं पर दोनों अलग हैं। चित्त पर काम किया जाता है प्रेक्षा ध्यान में, और मन अपने आप बदलता चला जाता है। ओम अर्हम। ध्यान करने के बाद कैसी अनुभूति हो रही है आप लोगों को, अनुभव साझा करना चाहेंगे आप लोग? ध्यान की गहराई में उतरने के बाद कैसी अनुभूति होती है? अनुभव तो होता ही है सबको। मैं अभी ध्यान कर रहा था, मैं अपनी बात बताऊं पहले आपको, फिर आपकी बात भी हम सुनना चाहेंगे। जब मैं ध्यान कर रहा था, जो आज ये हथेलियों को इस तरह से जैसे आचार्य श्री रखते हैं, उसी तरह दोनों घुटनों पे रख के अंगुलियों को खुली आसमान की ओर रखते हुए ध्यान शुरू किया मैंने। तो थोड़ी देर बाद जैसे ही हमारे शरीर श्वास मंद होता जाता है, तो ऐसी अनुभूति होती है जैसे हमारे सेल जो है काम करने बंद कर रहे हैं। जो सेल पर स्पंदन भी है ना, वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और थोड़ी देर बाद ऐसा अनुभव हुआ जैसे मेरे दोनों हाथ बिल्कुल गायब हो गए, कोई हरकत नहीं दोनों हाथों में। बिल्कुल ये अनुभूति मुझे हुई आज। तो इसी तरह हम जितने गहराई में जाते हैं तो हमारे स्पंदन, जैसे जैसे हमारा श्वास मंद होता है, हमारे सेल जो एक्टिवेट होते हैं वो भी धीरे धीरे कम होते जाते हैं, और धीरे धीरे ऐसा लगता है वो निष्क्रिय हो रहे हैं। और यही वेद विज्ञान है, यही वेद विज्ञान है। जिस हम जब हमें पूरे शरीर में ऐसी अनुभूति होती है तो ऐसा लगता है हमारा शरीर तो बिल्कुल निष्प्राण हो गया है, उसमें कोई हरकत नहीं है। तो आज मैंने ऐसा अनुभव किया, मेरे दोनों हाथ जैसे गायब हो गए, हाथ है ही नहीं मेरे, वहाँ कोई हरकत नहीं, कोई कुछ भी नहीं, ऐसा अनुभव हुआ है। तो आप लोगों को भी ऐसी अनुभूति होती होगी तो आप अपने अनुभव शेयर करेंगे। ये सुचेता जी कुछ कहना चाहती है। जय जिनेन्द्र सभी को। सही में सर, ध्यान में जब भी गहराई से उतरते तो यही अनुभव होता है कि हम अपने आप को भूल जाते हैं और अपने अपने अंदर में ही अंदर रह जाते हैं। सही में। और सविता जी का जो कहना रहता है और जो इतनी अंदर से वो हमें बातें बताती है, बहुत अच्छी तरह से समझाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी। ओम आराम। रीना जी कुछ कहना है आपको, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, रीना जी। ओम हरम। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र। इतना सुंदर ध्यान सविता जी ने करवाया है कि मतलब अपने आप को स्वयं उस समय भगवान वाली फीलिंग आ जाती है कि नहीं, हम बिल्कुल वीतराग हो चुके हैं। मतलब सच में, मतलब अभी भी मेरे तो शरीर में अभी भी वाइब्रेशन दौड़ रही है पूरे शरीर में, एकदम हल्का और एनर्जेटिक लग रहा है। और वो मेरा दिन भर रहता है। सबसे बड़ी बात, जब से बहुत मैं बढ़िया। प्रेक्षा ध्यान में आ गई हूँ, वो मतलब सबसे बड़ी बात खाली ये कि ये नहीं कि छोटे टाइम पीरियड के लिए, मतलब सुबह से लेकर के रात तक इतनी एनर्जी फील होती है कि मैं मतलब जितना भी धन्यवाद करूँ उसके लिए शब्द नहीं है। बहुत ओम बहुत आराम। बहुत ओम धन्यवाद। आराम। कोमल जी। एनपीके ओम। फिटनेस का सबसे बड़ा फायदा ही ये है
कि ये हमें रोज सुबह सुबह पूरी तरह से एनर्जाइज कर देते हैं। जी जी, बिल्कुल बैटरी को एकदम फुल चार्ज। यस, कोमल जी कुछ कहना चाहती हैं? जय जिनेन्द्र सविता जी। अब तो ध्यान की इतनी आदत पड़ गई है कि सुबह उठते ही करना ही पड़ता है, और आपके साथ तो और अच्छा हो जाता है, बहुत ही आनंद आता है। और धीरे धीरे हम ध्यान की गहराई में भी जाने लगे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। ओम अरहम। तो हमारा जो सुबह 5:30 बजे का जो आधे घंटे का सेशन होता है वो आप जरूर अटेंड करें, जो भी ने। और आजकल देखिए अब सर्दी का मौसम आ रहा है तो क्या है, थोड़ा इसमें थोड़ी जागरूकता रखनी पड़ेगी। सुबह सुबह उठने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन जागरूक आप रहेंगे, जागरूकता बनाए रखेंगे तो बिल्कुल 5:30 बजे उठ के ध्यान करना है। तो सर्दी में आलस आता है, स्वाभाविक है, लेकिन जागरूकता जरूरी है। जागरूक रहेंगे तो आप जरूर, और अपने परिजनों को भी आप प्रेरणा दें, प्रेरणा दें भाई सुबह 5:30 बजे ध्यान में जुड़ना है। और ये डीप मेडिटेशन हम ज्यों ज्यों आगे बढ़ रहे हैं और गहराई में उतर रहे हैं। अभी हमारा नौकार मंत्र का ध्यान चल रहा है, नौकार मंत्र का 21 दिन का ध्यान संपन्न होने वाला है। उसके बाद में हम और आगे और डीप में जाएंगे। तो सुबह का जो ध्यान होता है बिल्कुल सही समय, उस समय जो ध्यान करने में आनंद आता है, अलौकिक आनंद आता है। तो हमारा समय भी संपन्न हो रहा है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, सभी मेरे साथ साथ मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। प्रत्येक्योस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। प्रत्येक्योस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम हरम। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी, और जो जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराएं। जय जिनेन्द्र। आत्मा के ऊपर एक पद्य गा के समापन करेंगे। यस। आत्मा में रम जाऊं, सम समता में नहा समंदर, मन को विमल बनाऊं, आत्मा में रम जाऊं। आत्म चेतना तन पुद्गल है, क्यों पर को निज मानूं, पहले एक स्वयं को जानूं, फिर जग को पहचानूं, मैत्री भावों से भावित बन, मैत्री भावों से भावित बन, निज प्रभुता प्रकटाऊं, आत्मा में रम जाऊं। ओम हरम। ओम इन्हीं हरम। शुभ भावनाओं के साथ सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा घंटा हर हर रोज, रोज, फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर हर रोज। रोज। हर